हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हमारा चैप्टर है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन के बारे में डिस्कस करेंगे। नाइन्थ क्लास का चैप्टर है। तो सबसे पहले हम फोर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। आप डेली लाइफ में फोर्स अप्लाई करके ऑब्जेक्ट के ऊपर उनकी पोजीशन को या तो चेंज कर देते हो या तो चेंज करने की कोशिश करते हो। ये लिखा मैंने, इट इज़ अ पुश और पुल विच चेंज, जो पुश या पुल क्या कर देती है, चेंज कर देती है। और टेंड्स टू चेंज, और चेंज करने की कोशिश करती है। क्या चेंज कर देती है और क्या चेंज करने की कोशिश करती है? स्टेट ऑफ रेस्ट, रेस्ट वाली पोजीशन को, रेस्ट वाली अवस्था को। कैसे? फॉर एग्जांपल, विच चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट। पहले मैं इस एग्जांपल को इसके साथ ऐड करूंगा। विच चेंज स्टेट ऑफ रेस्ट, कैसे चेंज कर देती है स्टेट ऑफ रेस्ट को? तो जैसे फॉर एग्जांपल एक बॉल है, अगर आप इसको फोर्स अप्लाई करते हो तो फोर्स अप्लाई करने से ये बॉल जो है आगे चलना स्टार्ट हो जाती है। तो हम इस ऑब्जेक्ट की, इस बॉल की जो रेस्ट वाली स्टेट है उसको चेंज कर देते हैं। और दूसरा क्या एग्जांपल दिया इन्होंने? टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट। अब इसके साथ पढ़ेंगे इस लाइन को, और टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट। कोशिश कैसे करते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल घर की, ये घर है किसी का, इसकी वॉल के ऊपर आप फोर्स अप्लाई करते हो तो हम देन वी टेंड टू चेंज, कोशिश ही करते हैं हम कि इसकी पोजीशन चेंज हो जाए, स्टेट ऑफ रेस्ट चेंज हो जाए। वो चाहे हो चाहे ना हो, पर कोशिश तो की। तो दो पार्ट आते हैं इसमें, एक तो चेंज करने वाला और एक चेंज करने की कोशिश करने वाला। तो दूसरा आ जाता है सेकंड पार्ट, इसमें भी दो ही पार्ट आएंगे, चेंज करने वाला और टेंड्स टू चेंज वाला। तो चेंज करने वाला देखते हैं, स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। तो स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन को कैसे चेंज करते हैं तो उसके बारे में बताता हूँ मैं। अगर एक बॉल यूनिफॉर्मली एक जैसी स्पीड से आपके पास आ रही हो और आपने इसको फोर्स अप्लाई करके रोक दिया, तो आपने इसकी यूनिफॉर्म मोशन की स्टेट को चेंज कर दिया। अगर दूसरा पार्ट आ जाता है टेंड्स टू चेंज वाला। कैसे? फॉर एग्जांपल एक हैवी व्हीकल या एक व्हीकल आपके पास जो यूनिफॉर्मली आ रहा था मूव करता हुआ, अगर आप इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे तो क्या होगा? फोर्स अप्लाई करने से वी टेंड टू चेंज इट्स स्टेट, द स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। हम इसकी स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन को सिर्फ कोशिश करते हैं कि चेंज हो जाए, वो चाहे हो चाहे ना हो। नंबर थर्ड पार्ट आ जाता है स्टेट ऑफ डायरेक्शन। स्टेट ऑफ डायरेक्शन का जो चेंज हो जाते हैं पहले उसको डिस्कस करेंगे। अगर आपके पास एक बॉल आ रही हो, अगर बैट से आपने इस बॉल को हिट कर दिया, हिट करने से क्या होगा? इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। तो वी चेंज द स्टेट ऑफ डायरेक्शन, हमने इसकी स्टेट ऑफ डायरेक्शन को चेंज कर दिया। और अब पार्ट आ जाता है टेंड्स टू चेंज। कैसे कोशिश करते हैं? अगर आपके पास जो आपके दोस्त ने एक बहुत बड़ा हैवी स्टोन फेंक दिया, बैट वही था, आप इसको हिट करोगे तो आप इसकी डायरेक्शन को चेंज करने की कोशिश करोगे, वो चेंज हो चाहे ना हो। तो ये पार्ट आ गया। लास्ट रह गया शेप ऑफ द बॉडी। तो इसमें भी हम दो पार्ट डिस्कस करेंगे, एक चेंज करने वाला और एक चेंज करने की कोशिश करने वाला। तो सबसे पहले अगर एक आपके पास रबड़ बॉल हो, कौन सी बॉल हो? रबड़ बॉल हो। एक रबड़ बॉल ली हमने। रबड़ बॉल को रबड़ बॉल को क्या करेंगे हम? अपने हाथ के अंदर, अपने हथेलियों के अंदर रखेंगे रबड़ बॉल, और उसको जो है प्रेस कर देंगे। प्रेस कर देंगे तो इसकी शेप जो है चेंज हो जाएगी। अगर इसकी जगह, रबड़ बॉल की जगह अगर हमारे पास एक आयरन की बॉल हो, लोहे की बॉल हो, अगर हम अपने हाथ के बीच में, दोनों हाथों के बीच में रखते हैं, उसको प्रेस करते हैं, और प्रेस करने से इसकी कॉन्फ़िगरेशन या शेप को चेंज करने की कोशिश करते हैं, वो नहीं होती है, कोशिश ही की जाती है। अगर आपके पास रबड़ की जगह कौन सी बॉल हो? आयरन, लोहे की बॉल हो, तो हम इसकी शेप को चेंज करने की कोशिश करते हैं। तो ये था फोर्स के बारे में। तो फोर्स में दो कैटेगरी आती है। एक फोर्स ऐसी होती है जो चेंज कर देती है स्टेट ऑफ रेस्ट को, स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन को, स्टेट ऑफ डायरेक्शन को, और शेप ऑफ बॉडी को। और एक फोर्स ऐसी है जो कोशिश करती है इन सभी चीज़ों को चेंज करने के लिए। तो मैंने आपको ये एग्जांपल सभी बता दिए इसमें। अब उसके बाद इंटरनेशनल सिस्टम होता है मेज़रमेंट का, पूरी दुनिया भर में यूज़ करते हैं। तो उसमें फोर्स को मेज़र किया जाता है न्यूटन में। और सी जी एस यूनिट में फोर्स के यूनिट होते हैं डाइन। एसआई यूनिट में न्यूटन, सी जी एस में डाइन। जैसे आपने डिस्टेंस के बारे में पढ़ा होगा, लेंथ के बारे में पढ़ा होगा, लेंथ मीटर में और सी जी एस में सेंटीमीटर में। तो यहाँ पर लिखा है, थोड़ा सा ये राइट नहीं कर पाया मैं, 1 न्यूटन
जैसे 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, वैसे 1 न्यूटन में 10⁵ मतलब 10, आपने 50 आगे लगानी है इसके आगे, किसके आगे, 1 के आगे, तो 10⁵ डाइन, DYNE डाइन। तो 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं, 10⁵ डाइन। और फोर्स कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। जिस तरफ ऑब्जेक्ट के ऊपर हम पुश या पुल लगाएंगे उसी तरफ ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी। तो फोर्स के क्या क्या इफेक्ट पड़े अभी आपने, अभी जो पढ़े, फोर्स मूव स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। अगर आप एक बुक पड़ी हुई है टेबल के ऊपर, रेस्ट में स्टेशनरी है, फोर्स अप्लाई करने से वो मूव होना स्टार्ट हो जाती है, चल पड़ती है। अपने दोस्त को धक्का मारोगे वो चलना स्टार्ट हो जाएगा। फोर्स स्टॉप्स ऑब्जेक्ट फ्रॉम मूविंग, फोर्स जो ऑब्जेक्ट को मूव करने से भी रोकता है। एक बॉल को आपकी तरफ फेंक दिया, उसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर दो, आप उसके मोशन को रोक सकते हो। नंबर 3, फोर्स चेंजेस द शेप ऑफ द बॉडी। जैसे रबड़ बॉल का एग्जांपल दिया, या रबड़ बैंड है, उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करो, उसकी शेप चेंज हो जाती है। फोर्स चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ मोशन, मोशन की डायरेक्शन को चेंज कर देता है। जैसे क्रिकेट बॉल हो या फुटबॉल हो, फुटबॉल को आप हिट करते हो पैर के साथ, जोर से किक करते हो, तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। तो ये इसके फोर्स के कुछ इफेक्ट थे कॉमन जो डेली लाइफ में होते हैं। अब क्या जाता है बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस। बैलेंस्ड फोर्सेस क्या होती है, जैसे सबसे पहले कॉमन एग्जांपल देता हूँ। एक ऑब्जेक्ट है, आपके दोस्त ने इस ऑब्जेक्ट को फोर्स अप्लाई की इस तरफ से 1 न्यूटन, फोर्स के यूनिट न्यूटन होते हैं, अभी पढ़े आपने। और दूसरा दोस्त भी आया, इसने भी इस साइड से फोर्स अप्लाई की 1 न्यूटन। क्योंकि आपने अभी पढ़ा फोर्स कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। तो इस तरफ आएगी माइनस वाली फोर्स, वेक्टर में पॉजिटिव और नेगेटिव होती है चीज़ें, इस तरफ आ जाएगी प्लस वाली फोर्स। तो नेट फोर्स अगर हम देखेंगे इस केस में, टोटल फोर्स, तो नेट फोर्स टोटल फोर्स तो क्या आ जाएगी, उसको कैलकुलेट कर सकते हैं हम। तो कितना आ जाएगा, -1 +1, एक माइनस की थी फोर्स और एक प्लस की थी, तो नेट फोर्स कितनी हो जाएगी, 0। तो जो बॉडी के ऊपर कोई भी इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं किया, बॉडी अपनी जगह से हिलेगी नहीं, तो इसका मतलब कौन सी फोर्स है, बैलेंस होगी दोनों साइड से, बैलेंस्ड फोर्स। तो व्हेन बैलेंस्ड फोर्सेस आर अप्लाइड ऑन ऑब्जेक्ट देन देयर इज नो चेंज इन मोशन। तो ऑब्जेक्ट के मोशन में कोई भी चेंज नहीं आएगा, या ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, चल रहा तो चलता ही रहेगा। अनबैलेंस्ड फोर्सेस, अनबैलेंस्ड फोर्सेस क्या होती है, एक एग्जांपल दे देता हूँ पहले मैं। एक ऑब्जेक्ट था, आपके दोस्त ने इस साइड फोर्स लगाई 20 न्यूटन की, और आपने लगाई इस तरफ कितनी फोर्स, -10 न्यूटन की। तो नेट फोर्स कितनी रह जाएगी, तो इस केस में ज़्यादा फोर्स कौन सी है, ये वाली, कम ये वाली है। वैल्यू देखनी है आपने किसकी ज़्यादा है, प्लस माइनस नहीं, तो ये वाली ज़्यादा है, तो चलेगी किस तरफ, जो ज़्यादा वैल्यू वाली, तो ऑब्जेक्ट इस तरफ चलना शुरू हो जाएगा। तो ये अनबैलेंस्ड फोर्स है। तो इस केस में नेट फोर्स अगर हमने फाइंड आउट करनी है, टोटल फोर्स एफ नेट, तो क्या जाएगा, -10 और +20, तो कितना बच जाएगा, 10 न्यूटन रह जाएगा। और 10 न्यूटन कौन सी डायरेक्शन होगी, जिस तरफ ज़्यादा वैल्यू है फोर्स की। तो ये अनबैलेंस्ड फोर्स है। तो अनबैलेंस्ड फोर्सेस क्या होती है, आर एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट देन एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स विद हाईएस्ट मैग्नीट्यूड। तो जिस फोर्स का मैग्नीट्यूड, जिस फोर्स की वैल्यू, मैग्नीट्यूड का मीनिंग क्या होता है, जिस फोर्स की वैल्यू ज़्यादा होगी तो ऑब्जेक्ट उसी तरफ ही मूव करना स्टार्ट कर देगा। तो 20 की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देगा। और नेट फोर्स क्या रहेगी, -10 + 20 कितनी रहेगी, 10 न्यूटन। फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स ये भी फोर्स का एग्जांपल है। फ्रिक्शनल फोर्स क्या होती है, जैसे अगर आपने एक ऑब्जेक्ट को ग्राउंड के ऊपर रखा, इसको आपने फोर्स अप्लाई कर दी इस साइड से, तो फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ पर लगेगी, इन ग्राउंड के बीच में और इस बॉडी की सरफेस के बीच में, बट डायरेक्शन क्या रहेगी, ऑपोजिट। ये छोटे एफ से मैंने फ्रिक्शनल फोर्स लिखा। तो ये फ्रिक्शनल फोर्स है और ये कौन सी फोर्स है, अप्लाइड फोर्स। तो इन दोनों की डायरेक्शन कैसी रहती है, ऑपोजिट। तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या होती है, एक ऐसी फोर्स होती है, द फोर्स दैट अपोजिज, अपोज का मतलब रोकती है, रिलेटिव मोशन, इस ऑब्जेक्ट का मोशन किसके रिस्पेक्ट में, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, इसके मोशन को रोकने की कोशिश की, तो उस फोर्स को क्या बोलते हैं हम, फ्रिक्शनल फोर्स। इट अराइजेज बिटवीन द सरफेसिस इन कॉन्टैक्ट, ये किसके बीच में लाई करती है,
इस बॉडी की नीचे वाली सरफेस के बीच में और ग्राउंड की ऊपर वाली सरफेस के बीच में, इन दोनों का जहाँ पर कॉन्टैक्ट होगा उसके अलोंग जो ये फोर्स एक्ट करती है। एग्जाम्पल दे रखा है, व्हेन वी ट्राई टू पुश अ टेबल, या बुक है आपके पास, इट डज नॉट मूव, ये मूव नहीं कर रही है। मान लिया अगर आपके पास बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है, एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है, अगर आपने इसके ऊपर फोर्स अप्लाई की और ये मूव नहीं हुआ, ये मूव नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब इस फोर्स की वैल्यू कम है और फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू ज़्यादा है। तो या ऐसा भी होता है, या दूसरा, ये और ये अप्लाइड फोर्स और ये फ्रिक्शनल फोर्स एक दूसरे के बराबर हो जाए, बैलेंस कर जाए, तब भी ये ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा। या ये कम हो जाए और फ्रिक्शनल ज़्यादा हो जाए, तब भी मूव नहीं करेगा। तो इन्होंने तो अब ये लिखा है, व्हेन वी ट्राई टू पुश अ टेबल, या टेबल या कोई ऑब्जेक्ट है, इट डज नॉट मूव, ये मूव नहीं करता है, बिकॉज इट इज़ बैलेंस्ड बाय फ्रिक्शनल फोर्स, क्योंकि ये अप्लाइड फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर जाती है। तो ये था आपके पास फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में। तो नेक्स्ट पढ़ेंगे हम इनर्शिया के बारे में। इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया देखो बहुत कॉमन एग्जांपल है, आप डेली लाइफ में भी देखते होंगे इनर्शिया। जैसे फॉर एग्जांपल एक बुक या एक ऑब्जेक्ट एक टेबल के ऊपर रखा हुआ आपने, ये टेबल है, ये बुक है, तो ये बुक यहीं पर पड़ी रहेगी, चाहे 10 साल हो जाए, 20 साल हो जाए, ये बुक यहाँ से नहीं हिलेगी। क्यों? ये रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी जब तक इसके ऊपर फोर्स अप्लाई ना करे। बाहर से फोर्स अप्लाई करने वाला होना चाहिए, या तो होता भूकंप आ जाए वो हिला के ले जाए इस बुक को, या कोई कुत्ते या बिल्ली इस बुक को हिला ले, या कोई पर्सन आए इस बुक को उठा के ले गया। अगर कोई भी नहीं फोर्स अप्लाई करता तो ये बुक यहीं पर पड़ी रहेगी जब तक इसके ऊपर कोई फोर्स ना लगे। या दूसरा एग्जांपल, आपने बॉल को फेंका, ये बॉल चलती रहेगी हमेशा के लिए, परंतु ये रुक जाती है। आपने देखा कैसे? क्योंकि कुछ देर के बाद इसमें फ्रिक्शन, इस बुक बॉल में जो है फ्रिक्शनल फोर्स लग जाती है ऑपोजिट साइड में, और एयर का फ्रिक्शन, हवा की रोक, एयर फ्रिक्शन भी इसमें लग जाता है, तब ये आपके पास बॉल जो है रेस्ट में आ जाती है। अगर इन दोनों चीज़ों को अब्सेंट कर दिया जाए तो ये बॉल हमेशा मूव करती रहेगी। तो इसी बेस पर इन्होंने इनर्शिया की डेफिनेशन दी है। ये बॉडी की प्रॉपर्टी है बाय विच, जिसके कारण इट रिमेन इन सेम स्टेट, ये उसी अवस्था में रहेगी, या तो रेस्ट वाली में और या यूनिफॉर्म मोशन वाली में, या तो चलती रहेगी। कब तक? इन द सेम स्टेट लाइन, उसी स्टेट लाइन में, जब तक सम एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड, जब तक इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल बाहर से कोई फोर्स ना लगाई जाए। तो यहाँ पर बाहर से कौन सी फोर्स लगी? फ्रिक्शनल फोर्स। और कौन सी लगी? एयर का फ्रिक्शन। और यहाँ से ये बॉडी रेस्ट में थी उसी स्टेट लाइन में, जब तक इसके ऊपर आप फोर्स अप्लाई ना करो तो ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहेगा। तो ये इनर्शिया है। तो इनर्शिया किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो इसके बारे में बताया। अब देखो एक बुक है, अगर ये रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, तो इसको हिलाने की कोशिश करेंगे तो जल्दी से हिल जाएगी। और इसकी जगह एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट रखो 500 किलोग्राम का, तो हिलेगा ही नहीं, तो उसका इनर्शिया ज़्यादा होगा। जिस भी ऑब्जेक्ट का मास ज़्यादा तो इनर्शिया भी ज़्यादा। तो तभी लिखा है यहाँ पर, इनर्शिया किसके ऊपर डिपेंड करता है? मास ऑफ बॉडी के ऊपर। एक 10 kg की बॉडी है, एक 100 kg की बॉडी है, तो जिसका मास ज़्यादा इनर्शिया भी ज़्यादा। तो तभी लिखा आगे, द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ द मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया। तो मास को किससे मेज़र किया जाता है? इनर्शिया से। तो मास के जो एसआई यूनिट होंगे वही इनर्शिया के होंगे, किलोग्राम। ये बोलता है जितना ज़्यादा मास उतना ही ज़्यादा इनर्शिया, एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का क्या मीनिंग हुआ? अगर मास कम तो इनर्शिया भी कम, इसका उल्टा भी है। मतलब एसआई यूनिट इनर्शिया के जैसे मैंने अभी बताया, मास के जैसे ही होते हैं। कौन से? किलोग्राम। 3 टाइप का इनर्शिया पढ़ेंगे हम। इस टॉपिक को हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे 3 टाइप के इनर्शिया, आगे नहीं पढ़ाऊंगा मैं इसके आगे। एक होगा इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो इनके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।